हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे पहले काफ़ी दिनों तक अपनी क्लास नहीं हुई थी दीपावली के कारण, तो दीपावली के त्यौहार के बाद में अब अपन वापस से क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आहड़ सभ्यता स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। किन किन एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है 2020 के पेपर में। उसके अलावा सेकंड ग्रेड में 2011 में आ चुका है। और ये इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। जेईएन वाले पेपर में भी एक ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आहड़ सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जेईएन काफी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आहड़ सभ्यता के ऊपर अपन सारा ओवरऑल देखेंगे कि आहड़ सभ्यता क्या है, किसने क्या किया है, सब कुछ देखेंगे। तो आहड़ सभ्यता स्थित है कहाँ पे स्थित है? चंबल नदी पर, माही नदी पर, लूणी नदी पर या बनास नदी पर? तो इसका सही आंसर होगा बनास नदी पर। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी पर स्थित है? बनास नदी पर स्थित है। इसी वजह से इसको बनास सभ्यता भी कहा जाता है। इसी वजह से इसको कौन सी सभ्यता कहा जाता है? बनास सभ्यता भी इसे कहा जाता है। बनास सभ्यता भी इसे कहा जाता है। उसके अलावा साथ ही साथ इसमें आयड और बेडच नदी के नाम से भी जाना जाता है। आयड और बेडच, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आयड और बेडच, बेडच ये दोनों नदियां हैं। इन दोनों नदियों के ऊपर भी ये पाई गई है। तो आहड़ सभ्यता कहाँ पे है? बनास नदी पर है। आहड़ सभ्यता कहाँ पे है? आयड, बेडच या बनास नदी पर है। इन तीनों में से कोई भी नदी है, आपको तीनों पे टिक करना है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? बनास नदी पर आयड सभ्यता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आहड़ सभ्यता कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। मतलब यहाँ पे तांबा पाया जाता था। तो कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1953-54 में इसकी उत्खनन का कार्य किया गया। 1953-54 में इसके उत्खनन का कार्य किया गया। और साथ में कौन थे इनके? अक्षय कीर्ति व्यास के आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल इनके साथ में थे, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आर.सी. अग्रवाल इनके साथ में थे। तो उत्खननकर्ता कौन कौन है एक बार वापस देख लेते हैं। अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास जिन्होंने 1953 और 54 में इसका उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था। उसके अलावा साथ में इनके कौन है? साथ में है आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल, ये आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं, उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाएंगे। उसके अलावा इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। उसके अलावा आघाटपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा जा चुका है, आघाटपुर। और साथ में धूलकोट, ये सारे नाम किसके हैं? आहड़ सभ्यता के हैं। आहड़ सभ्यता को आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी ये सभी कहा जाता है। और ये सभ्यता कहाँ पे है? बनास नदी पर है। और वैसे अगर जिला देखा जाए तो उदयपुर से 3-1 किलोमीटर दूर जगह पड़ती है बनास नदी पर धूलकोट। उस जगह के आसपास में जो इलाका है वो इलाका क्या कहलाता है? आहड़ सभ्यता के नाम से, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए और नोट डाउन कर लेना आप। और इसकी वापस से भी खोज की गई थी। पहले खोज तो अपन पढ़ चुके हैं, आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास और आर.सी. अग्रवाल ने। पुनः इसके खोज करता थे एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया के द्वारा इनकी पुनः खोज की गई थी। वो कब की गई थी? 1961, 1961 में इसकी वापस से खोज की गई थी। आई होप जो भी आहड़ सभ्यता से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपन ने जान लिए। इसके अलावा और भी इसमें काफी बातें हैं, वो आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलुंड सभ्यता किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। गिलुंड सभ्यता भी कौन सी नदी पर है? पहले तो आप देखिए गिलुंड सभ्यता है कहां, उससे आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी नदी है। गिलुंड सभ्यता है राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता है राजसमंद। राजसमंद और उदयपुर बिल्कुल पास पास पड़ने वाले जिले हैं। तो इसके आसपास में अभी अभी अपन ने कौन सी नदी के ऊपर बात की है? इसका सही आंसर क्या होगा? बनास नदी, कोठारी नदी, खारी नदी या कांतली नदी? इसका सही आंसर होगा बनास नदी। गिलुंड सभ्यता भी कहां की प्रसिद्ध है? बनास नदी, सॉरी प्रसिद्ध क्या, किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर स्थित है। कहां पे पड़ती है? तो आपको ध्यान में होगा राजसमंद में पड़ती है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गिलुंड सभ्यता बनास नदी पर है। यह भी बनास नदी के ऊपर स्थित है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
तो यह नवपाषाणकालीन सभ्यता है। नवपाषाणकालीन सभ्यता, ज्यादातर सभ्यताएं अपन काफी सभ्यताएं पढ़ते हैं वो पूरा पाषाणकालीन या फिर पाषाणकालीन सभ्यता होती है, ये नवपाषाणकालीन सभ्यता है। नवपाषाणकालीन सभ्यता, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, मतलब उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? गिलुड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया था बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1957 और 58 में किया गया था। 1957 और 58 के दौरान किया गया था। और यहां पर पक्की ईंटें भी मिली है, पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है। आहड़ सभ्यता में कच्ची ईंटें देखने को मिली थी और यहां पर पक्की ईंटें देखने को मिली है, और ये राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर पड़ती है। आई होप जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है समझ में आ गए होंगे। और इसके साथ में एक गिलुंड का नाम है, इस वजह से एक चर्चा आई है, तो अपन एक फैक्ट और देखते हैं। गिलुंड में लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है। लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, गिलुंड राजसमंद की लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है। और वैसे राजस्थान की सबसे पूछी जाए राजस्थान में मेहंदी कहाँ से प्रसिद्ध है, तो वो आपको ध्यान चाहिए सोजत पाली की। और लाल सुर्ख मेहंदी का नाम है, लाल सुर्ख मेहंदी कौन सी प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान चाहिए गिलुंड राजसमंद की लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा, बैराठ, आहड़ या गणेश्वर? इसका सही आंसर होगा बैराठ। बैराठ सभ्यता बीजक की पहाड़ी से संबंधित है। बैराठ सभ्यता कहां पे है? जयपुर में, जिसको पुराना नाम क्या था बैराठ का? विराटनगर। बैराठ का पुराना नाम क्या था? विराटनगर। प्राचीन नाम इसका विराटनगर था। और इसके अंदर यहाँ पे कौन से अवशेष मिले हैं बैराठ और बीजक की पहाड़ी पर? तो यहाँ पे मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। मौर्य समाज के मौर्यकालीन जो राजा थे उनके अवशेष मिले हैं। तो मौर्यकालीन अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो बैराठ सभ्यता से मिले हैं। उसके साथ साथ में यहां पर मौर्य काल के लोग जो थे वो बुद्ध भगवान को मानने का कार्य करते थे, तो बुद्ध के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे भाब्रू शिलालेख मिला है। कौन सा शिलालेख मिला है जिसमें बुद्ध के बारे में पता चलता है? तो भाब्रू शिलालेख मिला है। भाब्रू शिलालेख मिला है। और जो किसके द्वारा खोजा गया था? कैप्टन बर्ट के द्वारा। कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। कैप्टन बर्ट के द्वारा यह खोजा गया है भाब्रू शिलालेख। और इसके अंदर बुद्ध के अवशेष मिले, बुद्ध से संबंधित बातें मिली है। इससे पता चलता था कि यहाँ पे कौन से राजा का काल था? तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं बैराठ में। और बीजक की पहाड़ी किससे संबंधित है? बैराठ से संबंधित है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोथीखाना संग्रहालय कहां स्थित है? वेरी वेरी, और स्टार लगा लीजिए इस पॉइंट को, काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही से बताइए, पोथीखाना संग्रहालय कहां स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या जैसलमेर में? इसका सही आंसर होगा जयपुर के अंदर। पोथीखाना संग्रहालय कहां स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। और किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो महाराजा सवाई मान सिंह के द्वारा। सवाई मान सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। सवाई मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। सवाई मान सिंह के द्वारा स्थापित किया गया निजी पुस्तकालय है। और इसमें चित्रकला संग्रहालय भी बनाए गए। यहाँ पे चित्रकला का संग्रहालय भी बनाए गए, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चित्रकला का संग्रहालय बनाए गए। संस्कृत, फारसी, अन्य भाषाओं के प्राचीन ग्रंथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। संस्कृत और फारसी या फिर अन्य कई भाषाओं के देखने को यहाँ पे अपने को ग्रंथ देखने को मिलते हैं। पोथीखाना संग्रहालय कई बार पूछा जा चुका है। यूआरओ में, कृषि पर्यवेक्षक, जेईएन भर्ती, कई भर्तियों में ये क्वेश्चन आ चुका है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए जयपुर में स्थित है। सवाई मान सिंह के द्वारा बनवाए गए, सवाई मान सिंह के द्वारा। और चित्रकला के लिए भी यहाँ पे संग्रहालय का निर्माण करवाया गया। ये सारे फैक्ट ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रातानाडा हवाई अड्डा कहां स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर? इसका सही आंसर होगा रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में स्थित है। रातानाडा हवाई अड्डा कहां स्थित है? जोधपुर में। और जोधपुर में एक बरकतुल्ला खां स्टेडियम भी स्थित है, यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पशु परीक्षक के एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और अन्य कई एग्जाम्स हैं, जैसे रीट वगैरह है, काफ़ी एग्जाम्स होते हैं जिनमें सीईटी वगैरह है, कई में अपने को साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप क्लास को अच्छे से देखिएगा, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। निम्न में से उत्पादक हैं, उत्पादक मतलब जो
ग्रो करने का काम करते हैं, जो उत्पाद बनाने का काम करते हैं और जिनको यूज करके उपभोग करके अपन जैसे जीवित है, जैसे अपन उपभोग करते हैं पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं को खाने का वगैरह का कार्य किया जाता है, क्योंकि अपन सर्वाहारी में आते हैं। मनुष्य किस में आता है? सर्वाहारी में आता है, तो वो उपभोक्ता हो गया। उत्पादक जो उगाने का कार्य करता है, तो ग्रो करने का कार्य करता है। तो उत्पादक कौन है इनमें से? घास, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? तो इसका सही आंसर होगा उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक कौन है? घास है। घास को खाते हैं शाकाहारी लोग। शाकाहारी और शाकाहारी के अलावा सर्वाहारी भी लोग घास फूस से संबंधित या फिर वेजिटेबल्स, जो उसको सब्जियां बोला जाता है, उत्पादक ही है वो भी। वेजिटेबल्स भी क्या है? उत्पादक में ही आएगी। उनको सर्वाहारी भी खाने का कार्य करते हैं। और शाकाहारी और सर्वाहारियों को कौन खा सकते हैं? तो आपको ध्यान होगा मांसाहारी लोग या फिर मांसाहारी जीव जंतु। मांसाहारी लोग नहीं बोलेंगे, मांसाहारी जीव जंतु क्या करते हैं? वो सर्वाहारी और शाकाहारियों को खाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल चलता है। तो इसमें निम्न में से उत्पादक मतलब डेवलपमेंट करने वाला काम या फिर ग्रो करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो घास के द्वारा ग्रो करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सबसे लास्ट में एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य विकिरण, उत्पादक, अपमार्जक या उपभोक्ता? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सूर्य की विकिरण। आप खुद सोच के देखिएगा, सूर्य जब तक उपस्थित है तभी घास ग्रो कर पा रही है, घास बढ़ पा रही है। घास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बना रही है और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। फिर घास को खाने से शाकाहारी जीवित है, शाकाहारियों को खाने से मांसाहारी और सर्वाहारी जीवित है। तो इस प्रकार से श्रृंखला ऊपर चल रही है। तो इस वजह से आप खुद सोचिए कि सबसे अंतिम स्रोत, सबसे लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो सूर्य की विकिरण। अगर सूर्य की विकिरण नहीं होगी तो आगे वाली जो श्रृंखला है घास के निर्माण की, शाकाहारियों की, मांसाहारियों की, सर्वाहारियों की, वो श्रृंखला पूरी डगमगा जाएगी या बिगड़ जाएगी। इस वजह से अंतिम स्रोत कौन सा है? सूर्य है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? सूर्य विकिरण। अपमार्जक के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। अपमार्जक को सफाई कर्मी बोला जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी, सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है। जो भी ये छोटे कीट 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 पतंग है, मकोड़े वगैरह हैं, या फिर जो कीड़ियां वगैरह हैं, तो ये सारे क्या काम करती है? ये अपमार्जक का मतलब सफाई कर्मी या फिर सफाई एजेंट के रूप में जो मृत सड़े गले जो चीजें हैं, पदार्थ हैं, उनको खाने के साथ साथ खत्म करने का कार्य करती है। तो अपमार्जक क्या काम करती है? सफाई कर्मी या सफाई एजेंट के रूप में किसे जाना जाता है? जो कीट पतंग वगैरह है, जो छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनको सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतः प्रजनन किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे पशु परिचर वाले एग्जाम्स में। अंतः प्रजनन, बहिर्प्रजनन, ये काफी क्वेश्चंस हैं और ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर होता है, इस वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो अंतः प्रजनन किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न पशुओं में प्रजनन, एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य होने वाला प्रजनन, अंतर जातीय प्रजनन या संकर प्रजनन? इसका सही आंसर होगा एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो ये इसका सही आंसर होगा अंतः प्रजनन। मतलब एक ही नस्ल के या फिर अंतर जातीय, मतलब एक ही जाति के अंदर होने वाले प्रजनन को क्या कहा जाएगा? एक ही नस्ल के जाति के अंदर होने वाले पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन को क्या कहा जाएगा? अंतः प्रजनन। और भिन्न भिन्न पशुओं में जो प्रजनन होगा उसको क्या बोलेंगे? बहिर्प्रजनन। उसको क्या बोलेंगे अपन? बहिर्प्रजनन बोलेंगे, बहिर्प्रजनन बोलेंगे। और संकर प्रजनन क्या होता है? जब दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य प्रजनन करवा के किसी नई संतति का या फिर किसी नए जीव का निर्माण किया जाता है, उसको बोला जाता है संकर प्रजनन। जैसे घोड़े और गधे के बीच में प्रजनन करवा करके संकर प्रजनन के रूप में खच्चर का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? खच्चर का, जिसमें घोड़े के और गधे के दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, उसको बोला जाएगा संकर प्रजनन। आई होप तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी पालन कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन होते हैं उनके। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ये क्वेश्चन कई बार दे देते हैं वो। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या बीटीकल्चर? इसका सही आंसर होगा एपीकल्चर, क्योंकि मधुमक्खी की जाति वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एपिस इंडिका। उससे ही आपको पता चल जाएगा एपिस इंडिका। इंडिका क्या दर्शा रहा है? इंडिया की जो मधुमक्खी है, इंडिया में जो पाई जाने वाली मधुमक्खी प्रजाति है, उसका नाम क्या दिया गया? एपिस इंडिका नाम दिया गया। तो एपिस इंडिका, एपिस से पता चलता है कि एपीकल्चर क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एपिस इंडिका ही जो प्रजाति है उसी का ही पालन किया जाता है, इसी से ही शहद प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। तो व्यावसायिक स्तर पर एपिस इंडिका को पाला जाता है, व्यवसाय के रूप में एपिस इंडिका की प्रजाति को पाला जाता है और बड़े स्तर पर शहद का उत्पादन किया जाता है।
तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिसा टेस्ट किस रोग से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एलिसा टेस्ट कौन से रोग में किया जाता है? चेचक, कैंसर, टाइफॉइड या एड्स? इसका सही आंसर होगा एड्स। एड्स के रोग के जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा। एड्स की फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एचआईवी वायरस से होता है। ये कौन से वायरस से होता है? एचआईवी वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी दोनों साथ में, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होता है? इम्यूनो, आई का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है। उसके कारण क्या हो जाता है? व्यक्ति को कई सारे रोग होने लग जाते हैं। तो वो उस कई सारे रोगों से लड़ने की क्षमता खो चुका होता है और कई सारे रोग घेरने के साथ साथ घेरने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यही एड्स रोग होता है। और इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? एलिसा टेस्ट होता है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किया आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।